नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। शुरुआत करूं उससे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं। राहुल, मोदी और बागेश्वर सरकार, बहुत बड़े धोखे का चैप्टर आज खोलने वाला हूं। ईडी के वो कागज जिसमें पीएम मोदी को लेकर बड़े सबूत हैं, वो कागज क्या कहते हैं, आज आपको वो भी बताऊंगा। अडानी अंबानी के बाद अब बागेश्वर सरकार मोदी के दोस्त निकले, इस पर भी बात होगी। साथ ही वो वीडियो जिसे देखकर योगी आदित्यनाथ का पारा हाई हुआ, वो वीडियो आज आपको दिखाऊंगा। गैंगस्टर अतीक अहमद बचने के लिए किस नेता को फोन पर फोन कर रहा है, आज उसके बारे में भी बात होगी। अतीक अहमद के गायब बेटे के कितने करीब पहुंची यूपी पुलिस, ये भी बताऊंगा। एक बर्बाद खंडहर शहर, उसमें ऐसा क्या है कि रूस और यूक्रेन उसके लिए लड़ मर रहे हैं, उस शहर के बारे में बताऊंगा। बॉलीवुड हीरोइन ने महिलाओं को आलसी क्यों बता दिया, कौन है वो हीरोइन, क्यों आलसी बताया, ये बताऊंगा। और आपको पता भी नहीं कि आपकी पत्नी आपके कितने पैसे बचाती है, आज उसका भी चैप्टर है। और आखिर में रेगिस्तान में बैठे ऊंटों पर होती बर्फबारी का सच क्या है, आज ये भी दिखाऊंगा। रेगिस्तान में ऊंट और उन पर बर्फ गिर रही है, सच बताऊंगा। लेकिन पहले पाठशाला में दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। ये जो जमीन के बदले नौकरी यानी लैंड फॉर जॉब स्कैम है, इस मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी को 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दे दिया। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि इस महीने तेजस्वी की गिरफ्तारी नहीं होगी। तेजस्वी ने कोर्ट से सीबीआई के समन को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन वहां से राहत मिली नहीं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भारत की तुलना पाकिस्तान से की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान की पुलिस पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, उसी तरह भारत में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। उन पर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज की छापेमारी हो रही है। महाराष्ट्र में किसानों का आंदोलन खत्म होने की उम्मीद जगी है। खबर है कि राज्य सरकार और किसानों के बीच 14 मांगों पर सहमति बन गई है। महाराष्ट्र में किसान अपनी मांगों को लेकर नासिक से मुंबई के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जल्द से जल्द किसानों की सभी मांगों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है, जिसमें पुलिस ने उन पीड़ित महिलाओं की जानकारी देने के लिए कहा है जिन्होंने राहुल के पास जाकर यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े बयान दिए थे और कहा था कि मैंने सुना कि अब भी महिलाओं का उत्पीड़न होता है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस पर एक इंपॉर्टेंट बैठक की है। महाराष्ट्र में H3N2 के 300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। समीक्षा बैठक के बाद सीएम शिंदे ने वायरस की चपेट में आए लोगों का तुरंत इलाज किए जाने के निर्देश जारी किए। साथ ही उन्होंने H3N2 वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। तो यह हुआ दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें राहुल, मोदी और बागेश्वर सरकार, साथ ही बहुत बड़े धोखे का चैप्टर। आपको ईडी के वो कागज जिसमें पीएम मोदी को लेकर बड़े सबूत हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। और क्या अडानी अंबानी के बाद अब बागेश्वर सरकार मोदी के दोस्त निकले, इसकी भी बात होगी। आजकल विपक्ष जो है वो अडानी का मामला खूब चला रहा है। अडानी अंबानी तो विपक्ष का फेवरेट मुद्दा है। 2014 से अडानी अंबानी रिकॉर्ड बज रहा है, कैसेट घिस गई लेकिन चले जा रहा है। लेकिन अब ये लोग बागेश्वर सरकार को भी मोदी का दोस्त मानने लगे हैं। जैसे उन बागेश्वर सरकार को अपनी राजनीति में लपेटने लगे हैं जो बागेश्वर सरकार राजनीति की नहीं, सनातन की बात करते हैं। अच्छा, बागेश्वर सरकार से आप कभी किसी नेता के बारे में पूछ लीजिए, पॉलिटिक्स के बारे में पूछ लीजिए, वो क्या बोलते हैं पता है? नहीं, मैं तो नेताओं पे बात नहीं करता, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, क्योंकि उनका फोकस सनातन 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 है। लेकिन अब विपक्ष को बागेश्वर सरकार से भी दिक्कत हो गई। जो बागेश्वर सरकार सनातन की आवाज बुलंद करते हैं, उन्हें कैसे मोदी विरोध की राजनीति में अब घसीटा जा रहा है, आज आपको यह बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि दिल्ली में विपक्ष पिछले 4 दिन से कर क्या रहा है और विपक्ष की सोच क्या है। विपक्ष नरेंद्र मोदी को हराना तो चाहता है, सबका एक ही टारगेट है, नरेंद्र मोदी को कुर्सी से नीचे उतारो, लेकिन खुद बार बार हारता है। और विपक्ष के बार बार हारने की सबसे बड़ी वजह यह है
कि विपक्ष नरेंद्र मोदी के विरोध में जो भी मुद्दा उठाता है या मुद्दा बनाता है, उठाता भी नहीं है, बनाता है, वो मुद्दा सिर्फ सियासी हवाबाजी ही बनकर रह जाती है। जैसे चिप्स का पैकेट नहीं होता है, उसमें हवा ज्यादा होती है, चिप्स कम है, वैसे ही विपक्ष का मुद्दे वाला पैकेट है, उसमें मुद्दा कम होता है, हवा ज्यादा होती है, हवाबाजी ज्यादा है। उनके मुद्दे में फैक्ट ही कम होता है, हवाबाजी ज्यादा दिखती है। सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाया जाता है और इसलिए विपक्ष बार बार एक्सपोज हो जाता है। अच्छा, पब्लिक को भी दिख रहा है कि बॉस ये तो ज्यादा दिन चलता नहीं है जो बोलते। अब पब्लिक क्या है, वो थोड़े दिन वेट कर लेती है। अच्छा, विपक्ष बोल रहा है 10 दिन रुको, ये मामला कहीं ना कहीं से एक्सपोज हो जाएगा। पब्लिक को भी पता चल गया है। आधे लोग तो पाठशाला देख लेते हैं, यहां से फैक्ट लेके जाते हैं, उनको समझ में आता तो वो मामला गड़बड़। अच्छा, झूठ बार बार पकड़ में भी आ जा रहा है। यही झूठ ईडी के मामले में भी पकड़ा गया। आज आपको उसके बारे में भी बताऊंगा कि ईडी की फाइलों में नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सबूत मिले हैं। लेकिन उससे पहले इस विपक्ष की गंभीरता का आकलन करिए कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन के नाम पर स्टंटबाजी हो रही। शांति से करते रहो अपना बड़ा चल, बहुत अच्छे, शांति से करते रहो। भाई साहब चोट लग जाएगी, भाई साहब चोट लग जाएगी आपको। अरे भाई साहब बड़ी सीरियस दिक्कत है, चोट लग जाएगी। भाई साहब निकल जाओ, ये दिल्ली में कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है बॉस, इसमें अडानी मामले में, और इसमें एक आदमी जो है उसको पूरी नोटों की ड्रेस पहना दी, उसके सिर पर दूल्हे की तरह टोपी पहना दी, और वो प्रोटेस्ट करते करते ये इधर से उसको उधर फेंक रहे हैं, पुलिस उसको उधर से इधर फेंक रही है। ये प्रोटेस्ट के नाम पे तमाशा चल रहा है। वो बेचारा जो है वो बीच में फंसा हुआ है, उसकी सांस अटकी पड़ी है कि उधर पुलिस ने हाथ हटा लिया तो उधर रोड पे गिरूंगा, और इधर वाले जो हैं ये हट गए तो इधर गिरूंगा। वो बेचारा देखिए कैसे बीच में फंसा। ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये नाटक है कि प्रोटेस्ट है। इसी तरह की सियासी स्टंटबाजी राहुल गांधी भी कर रहे हैं। संसद सत्र दोबारा शुरू हुए 4 दिन हो चुके। विदेश से लौटने के बाद आज राहुल गांधी संसद पहुंचे। हंगामे की वजह से संसद चल नहीं रही है तो राहुल गांधी भी संसद आकर फिर निकल गए। उन्होंने अपने बयान पर कुछ नहीं बोला, जो बयान उन्होंने लंदन में बैठकर दिए तो उस पर कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी इस तरह से मुस्कुराते हुए संसद आए और फिर निकल गए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या फिर राहुल गांधी को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। संसद में जब राहुल गांधी आए तब क्या रिएक्शन था, और जब संसद से निकले तब क्या रिएक्शन था, एक बार वो देख लीजिए, फिर आगे की बात बताता हूं। हेलो राहुल जी, लगातार बीजेपी आपसे माफी की मांग कर रही है। You denigrated the country back home. Will you apologize, Mr. Gandhi? हेलो राहुल जी, Mr. Gandhi, the BJP आपसे लगातार बीजेपी आपसे माफी की मांग कर रही है। You denigrated the country back home. Will you apologize, Mr. Gandhi? हेलो राहुल जी, Rahul sir, do you want to say something, sir? Government is demanding for your apology, sir. Yeah, if they allow me to speak in Parliament, then I will say what I think. संसद से लौटने के बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां तो पत्रकार पूछ रहे थे कि विल यू अपोलोजाइज, क्या आप माफी मांगेंगे, उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब नहीं थे, सिर्फ राहुल गांधी अपनी बात कहकर निकल गए। सबको लगा था कि राहुल गांधी लंदन में दिए बयान पर सफाई देंगे, लेकिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर अडानी अडानी करने लगे और फिर वही बात कहने लगे जो बातें लंदन में कही थी कि भारत का लोकतंत्र काम नहीं कर रहा है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। एक बार राहुल गांधी को सुन लीजिए। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। आइडिया ये है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री
जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। राहुल गांधी जितना मन उतना बोलते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे लगता है बोलने नहीं दिया जाएगा। संसद में इनकी बारी आई, बोले। वो जो संसद से बयान हटाने का मामला है वो इसलिए है क्योंकि संसद की प्रक्रिया का हिस्सा है कि आप किसी पर कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसके साक्ष्य देंगे, नहीं देंगे तो वो बात हटा दी जाती है। विदेश में बोला है, देश में बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब नहीं किए, लेकिन जितना मन उतना बोले, कैमरे के सामने बोलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में घूम घूम के बोले आए, अब कितना बोलना चाहते हैं, फिर भी कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच कुछ ऐसा भी हुआ जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता, जब बोलते हैं तो चीजें ऐसी हो जाती हैं कि वायरल हो जाती हैं। राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए कि वहां राहुल गांधी के बगल में बैठे जयराम रमेश ने उन्हें पीछे से टोका, जिसके बाद राहुल गांधी ने खुद को करेक्ट किया। एक बार वहां क्या हुआ था देख लीजिए। I would like to go into the details with you. Unfortunately, I'm a member of Parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in Parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the House, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want with me. Unfortunately, I'm a member of Parliament. You can make a joke saying that unfortunately for you, but unfortunately for एक मिनट प्लीज। See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of Parliament, and as the allegation has been made in Parliament by 4 ministers, it is my right to have the opportunity. It's my democratic right. So if Indian democracy was functioning, I would be able to say my piece in Parliament. So Please, let me speak. Mausami, please let so, him finish. So actually what you are seeing is a test of Indian democracy. तो पहले बोलते बोलते बोल गए कि अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी दुर्भाग्य से मैं संसद का सदस्य हूं। फिर जयराम रमेश बगल से बोले कि ये लाइन बोलिएगा तो आपका जोक बनाएंगे ये लोग कि आप दुर्भाग्य से संसद के सदस्य हैं, ये बोलिए कि आपका दुर्भाग्य है कि मैं संसद का सदस्य हूं इसलिए यहां पे नहीं बोल सकता, तो फिर उसको ठीक किए। लेकिन बॉस देखिए, चलिए ये सब तो होता रहता है, लेकिन बात राहुल गांधी की है ही नहीं। बात नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो मुद्दे बनाने की है जिन मुद्दों में कोई दम नहीं होता, जिनमें फैक्ट्स नहीं होते, और फिर बाद में ये लोग चाहते हैं कि मीडिया जो है वो उसको हवा देती रहे। अरे कुछ लोग देंगे, हम नहीं दे सकते भाई, जब फैक्ट नहीं है तो कहां से दें? जो मुद्दे झूठे निकल जा रहे हैं, जो फैक्ट्स में ठीक नहीं बैठ रहे, उनको कैसे आपके साथ खड़े होकर उठाते रहें भाई? जैसे ईडी को लेकर विपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाता है कि ईडी के जरिए सिर्फ विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। विपक्ष यह कहता है कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सिर्फ नेताओं पर केस बनाने और उन्हें परेशान करने के लिए नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं के पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आंकड़े और फैक्ट्स कुछ और कह रहे हैं। ईडी ने आज ही अपने एक्शन से जुड़ी एक रिपोर्ट कार्ड जारी की और उसमें जो बताया उससे विपक्ष जो कहता है उसकी पूरी हवा निकल गई। विपक्ष का आरोप क्या है ईडी को लेकर, अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं आरोप क्या है। आरोप विपक्ष का कि ईडी का कन्विक्शन रेट जो है, यानी जो सजा दिलाने का आंकड़ा है वो बहुत कम है। मतलब ईडी जो है वो सिर्फ, अब क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए फर्जी केस बनाइएगा, बना दिए, कोर्ट में ले जाइएगा, वो मामला चलेगा ही नहीं। तो इनका कहना है कि भाई ईडी जो है वो फर्जी केस बनाती है इसलिए कन्विक्ट नहीं करा पाती, यानी सजा नहीं दिला पाती। इसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूं। ईडी का कन्विक्शन रेट विपक्ष कहता है, विपक्ष के मुताबिक कन्विक्शन रेट सीआर ईडी का कितना वो बताता है 0.5%। सच क्या है बॉस? सच ये है
कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कन्विक्शन रेट क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग, जो कन्विक्शन रेट है वो कन्विक्शन रेट है 96% बॉस, 96%। और ये इसलिए 96% है कि जो केस चल रहे हैं उनमें से ट्रायल पूरा हुआ 25 केस में, और उन 25 केस में से सजा कितने में हुई? 24 केस में। सिर्फ एक केस में आरोपी बरी हुआ है। तो 25 केस जिनमें सजा, जिनमें कार्रवाई पूरी हो गई, सुनवाई पूरी हो गई, उनमें से 24 केस में सजा हो रही है। 96% का कन्विक्शन रेट है। और कन्विक्शन रेट हाई तभी होगा, 25 में से 24 केस में सजा तभी होगी जब मामला सच्चा होगा, जब सबूत टाइट होंगे। अब अगर 25 केस की, जिस देश में करोड़ों केस पेंडिंग है, ईडी के केस अगर पेंडिंग रहेंगे तो उसको कन्विक्शन रेट नहीं ना माना जाएगा। ईडी जो है वो कोर्ट में जाके जबरदस्ती हाथ पकड़ के नहीं ना सुनवाई कराएगा। लेकिन जितने में सुनवाई पूरी हो रही है, 25 में से 24 में कन्विक्शन हो रहा है, इसका मतलब ईडी फर्जी केस तो नहीं बना रहा होगा। यह है सच। लेकिन आपको बताया जाता है ये झूठ, फिर कहते हैं कि अरे हमारे साथ खड़े क्यों नहीं होती मीडिया। इसी तरह ईडी को लेकर विपक्ष का बड़ा आरोप रहता है कि विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। इसकी सच्चाई भी बताता हूं। आरोप है कि नेताओं को टारगेट करती है ईडी, यह आरोप है। उसी के लिए है ही, मतलब सिर्फ नेताओं के पीछे छोड़ रखा है। सच क्या है? सच यह है आज की डेट में ईडी को लेकर कि ईडी के दर्ज केस कितने हैं, जो केस उसने कुल केस दर्ज किए हैं मनी लॉन्ड्रिंग में 5906 मनी लॉन्ड्रिंग का बता रहा हूं, पीएमएलए के तहत। और इसमें नेताओं पर कितने केस हैं? 5906 में से मात्र 176 केस नेताओं पर, यानी मात्र 2.98% केस कुल में से, मतलब 3% केस नेताओं पर। और विपक्ष का आरोप है कि ईडी का कोई काम ही नहीं है बॉस, वो तो नेताओं के पीछे घूम रही है। तो नेताओं के पीछे घूम रही है तो 3% ही केस जो है वो नेताओं पर है, बाकी सब छोड़ दिए। 176 ही नेता उसको दिखे पीएमएलए के मामले में, और कोई नहीं दिख रहा है। देश में 176 ही नेता हैं। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है 50-50, 100-100 लोग लड़ लेते हैं कई बार चुनाव। इसी तरह से विपक्ष हमेशा यह कहता है कि ईडी की छापेमारी करवाकर विपक्ष के नेताओं को डराने की कोशिश की जाती है। इसका भी सच आपको बताता हूं। आरोप यह है कि ईडी सर्च एंड रेड से डराता है, यह आरोप है। इसका सच क्या है बॉस? इसका सच यह है कि कुल केस अभी आपको बताया पीएमएलए के तहत 5906 केस हैं। इनमें से आपको पता है रेड और सर्च वारंट कितना जारी हुआ है? मात्र 531 केस में सर्च वारंट जारी हुआ है। 5906 केस ईडी ने रजिस्टर किए हैं पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के, उसमें से मात्र 531 केस में सर्च किया है, यानी ऑलमोस्ट 9% केस में सर्च हुआ है, बाकी में हुआ ही नहीं है। 9% केस में सर्च और रेड हो रही है, और कह रहे हैं कि नहीं दिन भर ईडी का काम क्या है, वो जब देखो आके खड़े हो जाते हैं। अच्छा, इनका मूड करेगा तो कहेंगे ईडी बेईमान है, इनका मूड करेगा तो कह देंगे कि भैया ईडी आओ और गौतम अडानी की जांच करो, इनका मूड करेगा इलेक्शन कमीशन बेईमान है, ये जीत जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाएगा, ईवीएम ठीक हो जाएगा, इनका मूड करेगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें दिक्कत है, इनके पक्ष में फैसला आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बम बम है, इनके पक्ष में बिना कुछ फैक्ट चेक किए इनकी तरफ खड़े हो जाने वाले पत्रकार होंगे, बहुत बढ़िया तुम ही पत्रकारिता करते हो, हमारी तरफ फैक्ट बता देंगे, अरे ये गड़बड़ आदमी। ऐसे चलेगा देश। ईडी के एक्शन के बारे में आपको और डिटेल में बताता हूं, यह सब आपको जानना चाहिए, क्योंकि यह सिस्टमैटिक अटैक है इस देश की संस्थाओं पर। सब पर अविश्वास पैदा कर दो ताकि जो बातें कही जा रही हैं बिना फैक्ट के, झूठ, वो सच लगने लगे। ईडी 3 कानूनों के तहत कार्रवाई करती है। एक है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो 2005 से लागू है, नरेंद्र मोदी ने लागू नहीं किया भाई, यूपीए लाई थी।
फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 से लागू है, यह भी मोदी नहीं लाए। एक है FEOA फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 में लागू हुआ, यह नरेंद्र मोदी लेकर आए। ईडी ने फेमा और FEOA के तहत भी अपनी कार्रवाई का डेटा जारी किया। फेमा के तहत जो कार्रवाई हुई है उसमें केस दर्ज हुए 33,988, जांच पूरी हो गई 16,148 केस में और 8,440 केस में नोटिस जारी हुए, जिसमें से 6,847 केस में फैसला आ चुका है बॉस। इसके अलावा जो भगोड़े होते हैं उनके लिए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट जो नरेंद्र मोदी लाए, जिन पे यह आरोप है कि वो अपने दोस्तों को भगा देते हैं, वही भगोड़ा घोषित करने के लिए कानून लाए ताकि उनकी संपत्ति जब्त की जा सके और देश का पैसा बचाया जा सके। उसमें कितना एक्शन हुआ? 15 आरोपियों को इसके तहत भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई हुई। उसमें से भगोड़ा घोषित कितने हो गए? 9 आरोपी, और 862 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई है उनकी। तो हवा में बात होगी कि सिर्फ ईडी जो है वो नेताओं के पीछे पड़ी हुई है। FEOA कानून को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार इसलिए आई क्योंकि उन लोगों पर कार्रवाई की जा सके जो बड़े पैमाने पर आर्थिक फ्रॉड करते हैं और कानून से बचने के लिए देश छोड़कर भाग जाते हैं। जैसे ईडी के मामले में झूठ फैलाया जा रहा है, वैसे ही कई मामले ऐसे हैं जिनमें झूठ फैलाकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष ने पहले भी की। राफेल आपको याद ही है, पेगासस आपको याद ही है, 3 कृषि कानून, उसको लेके भी झूठ और भ्रम फैलाया गया था। और अभी हाल में आप याद करिए कि विपक्ष ने अडानी ग्रुप को लेकर LIC और SBI के पैसे डूबने का खूब हो हल्ला मचा, और अभी भी मचाते हैं। LIC डुबा दिया, SBI डुबा दिया, LIC डुबा दिया, SBI डुबा दी। जबकि यह सच निकला था कि अडानी ग्रुप में LIC और SBI की 1% तक से भी कम की रकम लगी हुई है, 1% से भी कम। मार्केट में LIC के निवेश की जो वैल्यू है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार बता रहा हूं, और आज की डेट में LIC का कितना पैसा डूब रहा है या बच रहा है अडानी ग्रुप में, वो आपको बताऊंगा। मार्केट में LIC जो है, इसके निवेश की वैल्यू जो उसने पैसा लगा रखा है वो 41.66 लाख करोड़ है, 41.5 लाख करोड़। और अडानी ग्रुप ने कितना लगाया है? अडानी ग्रुप में कितना लगाया? मात्र जो पैसा LIC ने इन्वेस्ट किया हुआ है वो 36,474 करोड़ रुपए है, मात्र 36,474 करोड़ रुपए 41 लाख करोड़ में से, मतलब 1% से भी कम पैसा अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट हुआ है। लेकिन जिसको जो बोलना है मन में बोल के चले जा रहे हैं और चाहते हैं कि इस मामले में उनके साथ खड़े। कैसे खड़े हो? आपके साथ फैक्ट के साथ खड़े हो या आपके झूठ के साथ खड़े हो? देश के साथ खड़े हो या आपके झूठ के साथ खड़े हो? अडानी ग्रुप को SBI का लोन 27,000 करोड़ है, जो कि कुल लोन जो SBI ने दिया है उसका 1% भी नहीं है, 0.88% है। और अभी 2 दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी कि आज की डेट में LIC अगर अडानी ग्रुप के शेयर बेच दे, LIC का आज का प्रॉफिट जो है अडानी के शेयर से, वो कितना आपको पता है? वो है 11,000 करोड़। आज की डेट में भी अडानी ग्रुप के शेयर नीचे आने के बावजूद LIC अगर अडानी के सारे शेयर जिसमें उन्होंने पैसा लगाया वो बेच दे, तो अब भी LIC 11,000 करोड़ के मुनाफे में है आज की डेट में। और ये लोग चाहते हैं कि इस पर भी कुछ भी बोलें और साथ दिया जाए। इसी तरह विपक्ष ने असम में भी एक झूठा नैरेटिव चलाया कि असम में चाइल्ड मैरिज के खिलाफ एक्शन की आड़ में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्ष के इस नैरेटिव की हवा निकाल दी। असम विधानसभा में चाइल्ड मैरिज के खिलाफ एक्शन पर जवाब देते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों अरेस्ट हुए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 3 फरवरी से जारी एक्शन में जितने लोग गिरफ्तार हुए उसमें 55% मुसलमान हैं और 45% हिंदू भी हैं। लेकिन यहां भी झूठ यह परोस दिया गया कि देखो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आंकड़ा आ गया आपके सामने।
यानी आप माहौल जो बनाइए, जब फैक्ट सामने आते हैं तो सच सामने आ ही जाता है। कि आप मोदी विरोध के चक्कर में कोई भी मुद्दा उठा लें, यह नहीं चलेगा। ऐसे ही बागेश्वर सरकार को लेकर किया जा रहा है, जिसके बारे में आपको शुरुआत में मैंने बताया था कि उन्हें कैसे अब अडानी अंबानी के बाद मोदी का नया दोस्त बनाने वाला नैरेटिव चलने लगा है। असल में 18 और 19 मार्च को मुंबई में बागेश्वर सरकार का दरबार लगने वाला है। इसके आयोजन का विरोध करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मुंबई में बागेश्वर सरकार के आयोजन को इजाजत न देने की मांग की है। एक बार महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले बागेश्वर सरकार के खिलाफ क्या कह रहे हैं, यह सुन भी लीजिए। देखो, इसको बाबा बोलकर बाबा को अपमान मत करो। ये बागेश्वर नाम का व्यक्ति है, ये भोंदू बाबा है। और जिस तरह से महाराष्ट्र में आकर तुकाराम महाराज जी के बारे में जिस तरह से वक्तव्य किया है, उनका अपमान किया है, ऐसे बाबा को महाराष्ट्र में आने ही नहीं देना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष जिन बागेश्वर बाबा को ढोंगी कह रहे हैं, जिन बागेश्वर बाबा को भोंदू बाबा कह रहे हैं, उन्हीं बाबा बागेश्वर के दरबार में कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ हाजिरी लगा चुके हैं। फरवरी में कमलनाथ पूरे लाव लश्कर के साथ बागेश्वर धाम गए थे। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी। तो कोई नाना पटोले से पूछे कि आप जिसको ढोंगी बता रहे हो, उस ढोंगी, सो कॉल्ड ढोंगी के पास कमलनाथ क्या करने गए थे? आप जिसको भोंदू बाबा बता रहे हो, उसके सामने हाथ जोड़कर कमलनाथ क्यों खड़े हैं? सिर्फ इसलिए कि कोई हिंदू बाबा है तो उसको ढोंगी बता दो, उसको भोंदू बता दो, और जिसका मन मिले करे वो मिल के पूछ के चला है, पर्चा बना के चला है, और जिसका मन करे वो ढोंगी बता दे। यानी कहना कुछ है, असल में होता कुछ है। यह विपक्ष के झूठ की बात हो गई। लेकिन जहां तक विपक्ष के नेताओं पर केस दर्ज करने की बात है, तो अगर किसी नेता पर आरोप लगेंगे तो जांच एजेंसियां उसकी जांच करेंगी ही। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी नेता पर आरोप लगेंगे तो जांच नहीं होगी। शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया पर देख लीजिए, आज सीबीआई ने नया केस दर्ज किया है। यह केस दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि फीडबैक यूनिट को जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया, और इस नए केस में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया। इनमें केजरीवाल के एंटी करप्शन एडवाइजर गोपाल मोहन का भी नाम है। यह फीडबैक यूनिट 2016 में 1 करोड़ रुपए के फंड से शुरू की गई थी। इस यूनिट के फंड में अनियमितता के भी आरोप दिल्ली सरकार पर लग चुके हैं। यूनिट के ज्यादातर फंड को केजरीवाल के एंटी करप्शन एडवाइजर गोपाल मोहन हैंडल करते थे। आरोप यह भी है कि यूनिट में नियुक्तियों के लिए एलजी से कोई मंजूरी नहीं ली गई। बड़ा आरोप तो यह है कि फीडबैक यूनिट में 60% रिपोर्ट विजिलेंस से जुड़ी होती थी और 40% रिपोर्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई होती थी। वैसे लगता यह है कि अब तो मनीष सिसोदिया को केजरीवाल ने भी अकेला छोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें केजरीवाल से जब मनीष सिसोदिया पर नए केस पर सवाल पूछा जाता है तो केजरीवाल ऐसा जवाब देते हैं जिससे लगता है कि अब मनीष सिसोदिया केजरीवाल के लिए जरूरी नहीं रह गए, जबकि इन्हीं सिसोदिया के लिए केजरीवाल कल तक पीएम को बिना पढ़ा लिखा बता रहे थे। एक बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको देख लीजिए। सर, मनीष जी के खिलाफ सीबीआई ने एक बार फिर से उसको अलग से करेंगे यार। अभी सारा दिन वही चलता रहता, काम भी तो कर लो थोड़ा सा। सर, मनीष जी के खिलाफ सीबीआई ने एक बार फिर से उसको अलग से करेंगे यार। अभी सारा दिन वही चलता रहता, काम भी तो कर लो थोड़ा सा। एक राजनीति दिल्ली में विपक्ष की चल रही है और एक राजनीति यूपी में योगी आदित्यनाथ की चल रही है, जिसमें माफिया अतीक अहमद अब योगी की पुलिस से बचने के लिए फोन पर फोन घुमा रहा है। किस नेता को फोन घुमा रहा है अतीक अहमद, आज इसकी भी बात होगी। अतीक अहमद के गायब बेटे के कितने करीब यूपी पुलिस पहुंच गई है और वो कौन सा नया वीडियो आया है जिसे देखकर योगी आदित्यनाथ का पारा हाई हुआ, यूपी का चैप्टर देखिए। उमेश पाल मर्डर केस के 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, बाकी की तलाश चल रही है। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद ने जिस तरह से उमेश पाल पर गोलियां चलाई, उसका एक नया वीडियो सामने आया। पहले यह वीडियो आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में उमेश पाल अपनी जान बचाने के लिए गली में घुसता है। यह तस्वीर देखिए कैसे वो गली में भाग रहा है। उसके पीछे अतीक अहमद का बेटा असद अहमद भी आता हुआ दिखता है और उमेश पाल को पकड़कर गोली मारता है। उसके बाद उमेश पाल धक्का देकर भागने की कोशिश करता है
और एक घर में घुस जाता है। वीडियो में उमेश पाल का गनर कांस्टेबल राघवेंद्र भी दिखाई देता है। वो भी गली में अपनी जान बचाने के लिए घुसता है। उसी समय अतीक गैंग का बमबाज गुड्डू मुस्लिम एक बम फेंकता है जो गनर राघवेंद्र के ऊपर आकर गिरता है। उसके बाद चारों तरफ धुआं धुआं दिखाई देता है। एक बार इस तस्वीर को फुल फ्रेम में लीजिए और आपको दिखाता हूं ये किस तरह से, ये देखिए गली में उमेश पाल घुसता हुआ दिख रहा है आपको यहां पर। ये उसी दिन के घटना की तस्वीर है। असद और उमेश में हाथापाई हो रही है। ये तस्वीर देखिए, वो उसको पकड़कर गोली मार रहा है। सीसीटीवी फुटेज में ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। असद उमेश को गोली मारता है और वहां से आप देखिए जो लोग हैं वो भी भाग रहे हैं। एक भागती हुई लड़की वहां पर नजर आती है और वहां पर गली में भागता हुआ गनर नजर आता है। यह उसकी तस्वीर है जो उमेश पाल के साथ मौजूद था। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एक बम फेंकता हुआ गुड्डू मुस्लिम जो है वो नजर आता है और देखिए कैसे धमाका होता है वहां पर और धुआं धुआं हो जाता है। ये उस पूरी घटना का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 24 फरवरी को शाम 4:56 पर उमेश पाल जान बचाने के लिए गली में घुसा था। उससे ठीक पहले क्या हुआ था उसका वीडियो भी आपको दिखाता हूं। 24 फरवरी को उमेश पाल अपने गनर के साथ कार कोर्ट से अपने घर के पास पहुंच रहा था। सड़क पर कार से उमेश पाल उतरता है। उमेश पाल कोर्ट में राजू पाल हत्याकांड की सुनवाई के बाद अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही उमेश पाल कार से उतरते हैं, उन पर सफेद रंग की क्रेटा कार से आए हमलावर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। ये उस गली में घुसने के पहले की तस्वीर है, देख रहे हैं। अब दोनों वीडियो को कनेक्ट कीजिए। यहां से आपको दिख रहा है उमेश पाल भागकर गली में घुस रहा है। ये कार आई, रुकी, क्रेटा वाली कार, और उसके बाद उस पर हमला शुरू हुआ। और अब दोनों वीडियो कनेक्ट होंगे। यहां गली में घुसता हुआ उमेश पाल दिखा और अब देखिए इधर से भागता हुआ अंदर आता हुआ दिख रहा है। हमले से बचने के लिए उमेश पाल जिस गली में भागा था उसी का वीडियो अब सामने आया है। उमेश पाल के पीछे माफिया अतीक अहमद का बेटा असद भागता दिखता है, जिसका वीडियो अभी आपको दिखाया था। उमेश पाल शूटआउट में शामिल अतीक अहमद के बेटे असद और अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और योगी सरकार ने जो कहा था कि हम जो है इस पूरे घटनाक्रम को सही अंजाम तक ले जाएंगे, उसमें आप देखिए एक्शन लगातार हो रहा है। एसटीएफ, एसओजी, क्राइम ब्रांच और यूपी पुलिस लगातार रेड पर रेड कर रहे हैं। अब तक 12 राज्यों में 650 से ज्यादा लोकेशन पर रेड हुई है। नेपाल और भूटान में तलाशी चल रही है। पुलिस की 20 टीमें तलाशी अभियान में जुटी हुई हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ ने एकदम टाइट मामला किया हुआ है कि कहीं भी, वो कहते नहीं है कि आकाश में हो या पाताल में जाकर छुपा हो, निकालो ढूंढ के, वैसा मामला चल रहा है। हर आरोपी के लिए 3 डेडिकेटेड टीम लगाई गई है। 5 आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम कर दिया गया है बढ़ाकर। उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी अतीक अहमद का बेटा असद है। पुलिस उन लोगों की भी पहचान कर रही है जिन्होंने असद को भगाने में मदद की थी। असद को भगाने वाले 3 लोगों की पहचान हो भी गई है। इनमें एक आदमी प्रयागराज और 2 लखनऊ का है। पुलिस इन तीनों की तलाश कर रही है और तीनों के परिवार वालों से पूछताछ भी की गई। अतीक अहमद के माफिया राज को खत्म करने के लिए अब ईडी की भी एंट्री हो गई। ईडी ने प्रयागराज में, लखनऊ में और कई शहरों में अतीक की प्रॉपर्टी का पता लगाया है। मतलब धुआं धक्कड़ कर दिया भाई। अतीक अहमद का कुछ नहीं बचेगा, उस तरह का हाल हो गया है। अतीक की इन संपत्तियों की कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जल्दी ही अतीक अहमद की संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। अतीक की 8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पहले ही जब्त हो चुकी है। ईडी ने अतीक और उसके परिजनों के कई बैंक खाते सीज कर लिए हैं। इन बैंक खातों में करोड़ों रुपए जमा थे, करोड़ों रुपए सब सीज हो गए। तो पैसा निकालने में भी उन्हें दिक्कत आएगी। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहेंगे तो उसमें भी दिक्कत आएगी। छुपो, कहां छुपोगे, कितने दिन छुपोगे? अच्छा, अब आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि अतीक अहमद क्या कर रहा है। उसका मन तो कर रहा होगा किसी ना किसी से मदद मांग रहा है। उमेश पाल की हत्या के बाद योगी सरकार ने माफिया अतीक अहमद के खिलाफ अभियान शुरू किया तो उससे अतीक अहमद की हवा टाइट हो गई। अतीक ने बचने के लिए अपने राजनीतिक संपर्कों को फोन करना शुरू किया और एसटीएफ ने इस पर भी नजर रखी हुई है। बताया जा रहा है कि उमेश पाल मर्डर के बाद अतीक अहमद ने एक नेता को फोन किया। अतीक ने जेल से फेसटाइम ऐप के जरिए एक नेता से बात करने की कोशिश की थी ताकि फेसटाइम जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी।
इसलिए फेस टाइम से बात करने की नेता से कोशिश की। अतीक अहमद ने नेता को 50 से भी ज्यादा बार फोन किया। फेस टाइम ऐप पर अतीक की नेता से बात हो नहीं पाई। उसके बाद अतीक ने नेता को सामान्य वॉइस कॉल की। नेता ने फोन उठाया और अतीक की आवाज सुनते ही फोन काट दिया। अब दिन दिन की बात है, यही लोग अतीक को सिर पे चढ़ा के रखते थे। अब ऐसी जड़ काटी जा रही है अतीक की कि लोग आवाज सुन के फोन काट देना, वो भी जेल से फोन कर रहा है। और अभी तो यूपी में यह माहौल है कि जो अपराधी है वो तो डरा ही हुआ है, अपराधी का साथ देने वाले भी डरे हुए हैं, तो कौन बात करेगा फोन पे? ये होता है कानून का राज। ये वो अतीक अहमद है जिसका एक समय में खौफ हुआ करता था। अतीक अहमद फोन करके लोगों को धमका देता था। अतीक अहमद जैसे लोगों को धमकाता था, उसका एक ऑडियो आपको सुनाता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि अतीक अहमद किस अंदाज में लोगों को धमकाता था, इस आदमी का क्या रौला हुआ करता था और आज इसका कैसे परिवार से लेकर सब भागे भागे फिर रहे हैं। एक बार वो सुनिए कैसे धमकाता था लोगों को। अतीक बोल रहे हैं। जी कहाँ हो? घर पे है। अच्छा, ये खुद्दूस के जो तुम परेशान किए रात हो जी, असरफ रात विधायक जी रहे हो, और तुम खुद्दूस में चलना का सही आने हरवाने बहुत विवाद में हो जाओ बेचत ना गुलफूल को मुंह देखा ना कोनो को देखा। अरे भाई कोई बात ही नहीं हुआ कि आप झूठ मूठ के बता रहे, कहा बात है? हमारे सामने बात करके बताओ कहा हमने उनको परेशान कर रहा हूँ। सामने तुमको चौधरी है, तुम्हें सामने बात तो हो जाओ होश में। तुम्हारा शिकायत हमको इतना ज्यादा मिला थी, सारा तुम करते रहते हो, दोनों हाथ में लट्टू रहा तो हम गुलफुलवा के मुंह देकर तुम पर शिकायत में बहुत ज्यादा एक हम बताए दे रहे हैं। हम हरवाने में गिरवावे दूंगा, आप सब सब लोगों को केसर आवे ना दे भाई। हम या तुम बचे में आप मरिए नहीं लोगों ने बुलवाए बुलवा दे भाई, ये तुम हो के ले आप खुद्दूस के मामले में तुम्हारे कोई नाम सुनी ना सुने तो मिले आप खुद्दूस के मामले में कोई बनवासी हम ना करो। जो अतीक अहमद फोन पे गाली गलौज कर देता था, कहता था कि होश में नहीं आओगे इतना मारेंगे, आज उसके खुद के होश उड़े हुए। आज उसका लोग फोन पर आवाज सुनकर फोन काट देते हैं। यह है नया उत्तर प्रदेश जो योगी आदित्यनाथ ने बनाया है कि क्रिमिनल जो है उससे दोस्ती ना करो, कानून के हिसाब से चलो। आज यह हालत हो गई है कि अतीक के करीबी उसका फोन तक नहीं उठा रहे। अतीक को जितना दिमाग लगाना है वो लगा रहा है, हाथ पांव चला रहा है, लेकिन कोई भी आदमी उससे बात तक करने को तैयार नहीं है। इधर अतीक अहमद के करीबियों पर योगी का बुलडोजर लगातार चल रहा है। आज फतेहपुर जिले में अतीक अहमद के करीबी 2 हिस्ट्री शीटर्स के घर को गिरा दिया गया। फतेहपुर के रहमतपुर गांव में अतर अहमद और मोहम्मद अहमद के घरों को आज बुलडोजर ने गिरा दिया। यूपी में बुलडोजर अगर आपस में बात करते होंगे तो कहते होंगे कि भाई आजकल तो टेंशन है, फुर्सत ही नहीं है, तुम किसका घर गिरा के आई, किस अपराधी का घर गिरा के आई? मैं तो अतीक के उसका गिरा के आई हूं। बुलडोजर में बात हो रही है भाई। मोहम्मद अहमद के खिलाफ 7 केस दर्ज है, जबकि उसके पिता अतर अहमद के खिलाफ 30 से ज्यादा केस दर्ज थे। ये दोनों ही अतीक अहमद के करीबी हैं। जिले के एसडीएम, पुलिस फोर्स और बुलडोजर के साथ आज गांव पहुंचे, आरोपियों के मकान को गिरा दिया। आरोप है कि इन लोगों ने तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान बनाया हुआ था। यूपी में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, यह मैसेज चीख चीख कर दिया जा रहा है, तस्वीरें चीख चीख कर दे रही हैं। अतीक अहमद जैसे बड़े माफिया के खिलाफ जैसा एक्शन हो रहा है, उससे छोटे मोटे क्रिमिनल तो डर के सरेंडर कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाने में एक अपराधी ने आज सरेंडर किया। इसका नाम अंकुर है। अंकुर अपने हाथों में एक तख्ती लेकर थाने पहुंचा जिस पर लिखा हुआ था, योगी जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। सरेंडर करने के साथ ही बदमाश अंकुर ने जिंदगी में फिर कभी कोई अपराध न करने की कसम भी खाई। उसने यहां तक कहा कि इलाके में भविष्य में कोई अपराध होता है तो पुलिस को जांच में सहयोग भी करेगा। यानी बदमाश अंकुर के मन में जो अपराध के अंकुर फूट रहे थे वो सारे योगी आदित्यनाथ ने ध्वस्त कर दिए, सबको जड़ से उखाड़ दिया। इस अंकुर पर कई लूट के मामले दर्ज हैं। मंगलवार को अंकुर के 2 साथियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया, जिसके बाद अंकुर ने खुद ही सरेंडर कर दिया। यह है अंकुर, देखिए क्या लिखा हुआ, योगी जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो यह नया उत्तर प्रदेश है जहां माफिया जो है वो डरता है।
वो माफिया जो डराता था अब वो खुद डरता है। लेकिन यूपी की बात तो हो गई। पाठशाला में अब यूक्रेन के उस छोटे से शहर का चैप्टर जिस पर कब्जे के लिए पिछले 7 महीने से रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच भीषण जंग जारी है। एक शहर, मात्र एक शहर, उसके लिए दोनों लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। ऐसा क्या है उस शहर में जिसे कब्जा करने के लिए हजारों जवानों की कुर्बानी दी जा रही है? क्या इस शहर पर कब्जे से यूक्रेन युद्ध का रुख पलट जाएगा? कौन सा शहर है वो? इसका चैप्टर। ऐसा लग रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग जैसे बखमुत शहर पर आकर टिक गई। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क रीजन में बसे इस शहर पर कब्जे के लिए 1-2 हफ्ते से नहीं, 1-2 महीने से भी नहीं, बल्कि पिछले 7 महीने से यूक्रेन और रूस भयंकर लड़ाई लड़ रहे हैं एक शहर के लिए। और अगर आप उस शहर की हालत देखिए, पूरा शहर खंडर है भाई। आग, धूल, धक्कड़, खंडर ही खंडर, बर्बादी। लेकिन इस शहर के लिए मार चल रही है और हर गुजरते दिन के साथ वहां लाशों का अंबार लग रहा है। इस शहर का नाम एक बार आपको बता देता हूं। इस शहर का नाम है बखमुत। बखमुत। इस एक शहर के लिए रूस और यूक्रेन ने घोड़े खोल दिए भाई कि हमको ये चाहिए ही चाहिए। यूक्रेन इसको बचाने के लिए लगा हुआ है, रूस इसको जीतने के लिए लगा हुआ है। अब बखमुत में ऐसा है क्या भाई, ये अभी आपको बताऊंगा। लेकिन बखमुत में एक भी इमारत ऐसी नहीं बची। आप तस्वीर देखिए ना, एक भी इमारत ऐसी नहीं बची जो इस जंग से अछूती हो। भयंकर बम गिरे हैं, मिसाइल से हमला, शहर खंडर में तब्दील हो चुका है। ये देख रहे घर, ऊपर छत टूट गई, खिड़कियों में कुछ नहीं है, शीशे नहीं है। मतलब जैसे हम लोग वो बचपन में खेलने के लिए नहीं बनाते थे कार्डबोर्ड से, उस तरह का है पूरा शहर खंडर। यूक्रेन की खान कहा जाने वाला बखमुत अब हर तरह से तबाह हो चुका है। लेकिन मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके बखमुत शहर पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। जंग की वजह से बखमुत कैसे बर्बाद हो चुका है, इसके लिए कुछ आंकड़े आपको बताता हूं। जंग शुरू होने से पहले, जंग से पहले इस बखमुत की आबादी कितनी थी? इस शहर की आबादी होती थी 70,000। आज की डेट में, आज आबादी कितनी है बखमुत की? आज की डेट में इस पूरे शहर में मात्र 700 लोग रहते हैं। कहां 70,000 होते थे, कहां मात्र 700 लोग इस बखमुत में बचे हुए हैं। लेकिन लड़ाई चली जा रही है, चली जा रही है। क्यों? अभी आपको बताऊं। 99% से ज्यादा आबादी यहां की पलायन कर चुकी है और जो लोग बखमुत में बच गए हैं वो खंडर हो चुके शहर में बिना बिजली पानी के दिन गुजारने को मजबूर है। एक तरफ रूसी सेना धीरे धीरे बखमुत पर अपना कब्जा मजबूत कर रही है, दूसरी तरफ यूक्रेन भी बखमुत को बचाने के लिए जुटा हुआ है। इसलिए बखमुत पर कब्जे की जंग यूक्रेन युद्ध की अब तक की सबसे लंबी लड़ी जाने वाली लड़ाई बन चुकी है। यूक्रेन की सेना किस तरह रूसी सेना को शहर पर कब्जा करने से रोकने में जुटी है, इसकी कुछ तस्वीरें बखमुत से सामने आई। इस तस्वीर में आप देखिए किस तरह यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना को खदेड़ने के लिए अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। एक बार फुल फ्रेम में लेके दिखाइए इसको, कैसे अंधाधुंध फायरिंग चल रही है। Бля, немцы, сука, по ноге попали. Пидорасы. एक और तस्वीर देखिए, इसमें यूक्रेन के टैंक रूसी सेना के ठिकाने पर बमबारी कर रहे हैं। तस्वीर में एक टैंक नजर आ रहा है और उसने रूसी सेना के ठिकाने पर ऐसे ताबड़तोड़ गोले बरसाए कि ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया। देख रहे हैं, धुआं धुआं हो गया। यह सब बखमुत की तस्वीर है। एक और तस्वीर दिखाता हूं जिसमें एक जोरदार धमाका होता दिखता है। यूक्रेन का दावा है कि उसने गाइडेड बॉम्ब दागकर पुतिन की फौज की तरफ से मोर्चा संभाल रहे वैगनर ग्रुप के ठिकाने को तबाह कर दिया। ये जो आप धमाका देख रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि वैगनर ग्रुप को तबाह कर दिया गया है टारगेटेड हमला करके। एक बार फुल फ्रेम में दिखाइए, आवाज सुनाइए।
ये सब कुछ खंडहर हो चुके शहर में चल रहा है। दरअसल बखमुत यूक्रेन के लिए भी नाक की लड़ाई बन चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बखमुत की जंग को यूक्रेन की आजादी की लड़ाई बता चुके हैं। ज़ेलेंस्की के लिए बखमुत कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल दिसंबर में जब उन्होंने अमेरिका का दौरा किया था तो उन्होंने बखमुत को यूक्रेन के मनोबल का किला बताया था। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस में भाषण के बाद बखमुत का झंडा तोहफे के तौर पर दिया था। यह तस्वीर देखिए। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने कहा था कि बखमुत यूक्रेन की आजादी के लिए चल रहे युद्ध की दिशा बदल देगा। हालांकि बखमुत में पुतिन के लिए मोर्चे पर डटे वैगनर ग्रुप का दावा है कि उसके लड़ाकों ने शहर के लगभग आधे इलाके पर कब्जा कर लिया है। वैगनर ग्रुप रूस के खूंखार लड़ाकों का प्राइवेट ग्रुप है जिसके लड़ाके पुतिन के एक इशारे पर किसी की भी जान लेने को तैयार रहते हैं। इस ग्रुप की तरफ से बखमुत का एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें उसके लड़ाके बखमुत शहर में झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। ये रूस के सैनिक हैं, वैगनर ग्रुप के, और वो दावा कर रहे हैं कि उसके लड़ाकों ने पूर्वी बखमुत के सभी जिलों पर कब्जा कर लिया है, जो पूरे बखमुत शहर का करीब 45% हिस्सा है। वैगनर ग्रुप ने बखमुत शहर को नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट यानी 3 तरफ से घेरने का दावा किया है। अब आपको मैप के जरिए बताता हूं कि रूस बखमुत में मौजूदा हालत क्या है। मैप में ये जो आप पिंक कलर देख रहे हैं, ये जो पूरा पिंक कलर का इलाका है, ये पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क का वो इलाका है जिस पर रूस का कब्जा हो चुका है। मैप में लाल रंग का जो इलाका आप देख रहे हैं थोड़ा गहरा, वो बखमुत शहर का वो इलाका है जहां रूसी सेना अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है। और पिंक कलर का जो डॉटेड इलाका आप देख रहे हैं उस पर रूस अपने कब्जे का दावा कर रहा है। अब सवाल यह है कि बखमुत में ऐसा है कि इस पर आऊं उससे बस एक बात और आपको बता देता हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी कि बखमुत पर कब्जे के लिए 7 महीने से जारी जंग में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के हजारों जवान मारे जा चुके हैं। नेटो की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अगर आप देखिएगा कि बखमुत के चक्कर में जो मौत हुई, रूस के लिए कहा जा रहा है कि 20 से 30 हजार सैनिक मरे। रूस के सोचिए उसके कितने मरे होंगे। और यूक्रेन के लिए कहा जा रहा है कि उसके भी 4 से 5 हजार 4 से 6 हजार, माफ कीजिएगा, 4 से 6 हजार सैनिक उसके मर गए। वैसे इन आंकड़ों पर आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पश्चिमी देशों का अनुमान है जो रूस के नुकसान को ज्यादा आंक कर बताता है और यूक्रेन के नुकसान को छुपा लेता है। नुकसान के असली आंकड़े ना रूस ने जारी किए हैं ना यूक्रेन ने किए, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि तबाही तो बहुत हुई। अब आपको बताता हूं कि आखिर क्यों रूस और यूक्रेन मलबे का ढेर बन चुके बखमुत शहर के लिए जान लड़ा रहे, क्यों हजारों सैनिक अपनी जान दे रहे हैं। दरअसल डोनेस्क से यूक्रेन की राजधानी कीव को जोड़ने वाला हाईवे बखमुत से होकर गुजरता है और बखमुत पर कब्जा करने के बाद रूसी सेना की पूर्वी यूक्रेन पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो अगर बखमुत जीत लिया तो वो हाईवे मिल जाएगा और हाईवे मिल गया तो पूर्वी यूक्रेन मिल जाएगा। और उसके लिए डोनेस्क के 2 बड़े शहरों क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क की घेराबंदी करना आसान हो जाएगा। बखमुत को यूक्रेन का रीजनल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब माना जाता है। इसके साथ ही बखमुत में जिप्सम और नमक की बड़ी खदानें भी मौजूद हैं। बखमुत में करीब 15 लाख टन सालाना जिप्सम का प्रोडक्शन होता है। असल में बखमुत पर जीत के लिए रूस इसलिए बेताब है क्योंकि इससे उसकी सेना का मनोबल बढ़ेगा कि उसने एक और इंपॉर्टेंट इलाके पर कब्जा कर लिया है। इसलिए ये नाक की भी लड़ाई है और मनोबल बढ़ाने की भी लड़ाई है। और इसीलिए यूक्रेन भी पूरी ताकत लगाए हुए है, रूस भी पूरी ताकत लगाए हुए है एक खंडहर हो चुके शहर के। पाठशाला में अब फिल्म अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी के उस बयान का चैप्टर जिसमें महिलाओं को 440 वोल्ट का झटका दिया है। सोनाली ने अपने बयान में महिलाओं को आलसी बता दिया। क्यों भाई, किस लिए, ये कौन सी महिलाएं हैं जो सोनाली की नजर में आलसी हैं? इस चैप्टर को महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आज इसके बारे में बात करूंगा। फिल्म अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी, जिन्हें आपने फिल्म दिल चाहता में देखा होगा, सिंघम में देखा होगा, कई दूसरी फिल्मों में आपने सोनाली कुलकर्णी को देखा होगा। आज वो मराठी फिल्में बना रही हैं
उन्होंने एक कार्यक्रम में महिलाओं को आलसी कह दिया। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह सोनाली कुलकर्णी। महिलाओं में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि सोनाली ने ऐसा क्यों कहा। बहुत सी महिलाएं भी कह रही हैं कि सोनाली ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो इस बयान को सही नहीं मानता। लेकिन सोनाली कुलकर्णी का वो बयान है कौन सा जिसको लेकर इतना हंगामा हो रहा है? पहले आपको वो बयान सुनवाता हूं, उसमें उन्होंने महिलाओं को लेकर कहा क्या ये सुनाता हूं, फिर आगे की बात कहेंगे। महिलाओं के आरक्षण के लिए, महिलाओं के जो हक होते हैं उनके लिए हम इतने सतर्क हैं, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि ये एक थॉट है जो आप बाद में भी सोच सकते हो। भारत में बहुत सारी लड़कियां आलसी है। उनको एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए या ऐसा पति चाहिए जिसके पास अच्छी नौकरी हो, जिसके पास घर हो, जिसको अश्योरेंस हो कि उसको इंक्रीमेंट्स मिलने वाले हैं। लेकिन उस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह पाए कि मैं क्या करूंगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। आई वॉन्ट तालियां ऑन दिस। मैं आप सभी को अपील करना चाहती हूँ, प्लीज बैठिए मंजू। आप सभी को आह्वान करना चाहती हूँ कि आपके घर में ऐसी लड़कियाँ, ऐसी स्त्री निर्माण कीजिए जो एबल हैं, जो अपने आप के लिए कमा पाएं, जो कह पाएं कि हाँ हमें घर में नया फ्रिज लेना है ना, आधे पैसे तुम दो, आधे पैसे मैं दूंगी। मैं झगड़े नहीं कह रही हूँ, कि झगड़ा करने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसमें इतनी काबिलियत हो। क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं, मेरी एक दूर की दोस्त है, मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगी, लेकिन वो लड़का ढूंढ रही थी शादी के लिए। उसने मुझे कहा कि 50,000 के नीचे तो नौकरी चाहिए ही नहीं, और अच्छा होगा कि वो अलग रहता होगा, किसको चाहिए सास ससुर की झंझट, और उसके पास 4 व्हीलर तो होनी ही चाहिए। मैंने कहा तुम कोई मॉल में आई हो, तुम्हें एक इंसान चाहिए कि कोई ऑफर्स चाहिए? इट इज सो ह्यूमिलिएटिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि 18 साल के जब हो जाते हैं लड़के, तो उन पे प्रेशर रहता है, मर्द बॉयज, तो उन पे प्रेशर रहता है कि अब पढ़ाई खत्म होने को है बॉस, बस हो गया, मस्ती मजाक, कमा लो, फैमिली को सपोर्ट करो। अगर आपको ये सब ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए तो आप क्या कमाओगी? आपको भी खुद को आप पढ़ो, आप नौकरी ढूंढो, आप जाओ 4 ऑफिसेस में, पूछो कि क्या मुझे काम मिल सकता है। मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रही हूँ, नॉट ऑल द वुमेन आर लाइक दैट, बट दिस अग्रेशन, this demanding nature is growing quite a lot, wherein I feel that we have to just look at the situation with a certain amount of humbleness and equality, that you also owe something to the family. Bills भरना सिर्फ आपके हस्बैंड का काम नहीं है। आप बोलो ना कभी कि तुम छोड़ो यार, अगले 6 महीने तुम्हें छुट्टी है, देखो क्या स्माइल मिलती है। हालांकि सोनाली कुलकर्णी ने यह साफ किया कि उनका यह बयान सभी महिलाओं के लिए नहीं, यह सिर्फ उन महिलाओं के लिए जो सक्षम हैं, काबिल हैं, बावजूद इसके काम नहीं करना चाहती या उनका काम करने का मन नहीं। जबकि समाज में बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जो परिवार की जिम्मेदारियों के चलते, समाज की कभी कभी छोटी सोच की वजह से काम पर नहीं जा पाती। इसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले उन गृहिणियों या हाउसवाइफ की भी बात करना चाहता हूं जिनके कंट्रीब्यूशन को हम हमेशा से कम करके आंकते हैं। देखिए, कई बार यह मान लिया जाता है कि महिलाएं जो हैं वो बाहर क्यों नहीं गई, वो बाहर जाके काम क्यों नहीं करती, लेकिन महिलाएं घर में जो कंट्रीब्यूट करती हैं उसको हर बार 90% टाइम इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे घर का काम कुछ है ही नहीं, घर में जो वो करती हैं वो कंट्रीब्यूशन कुछ है ही नहीं। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि करोड़ों महिलाएं जो दफ्तर काम पर नहीं जाती, लेकिन अपने परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारी और मेहनत शानदार है, कमाल है। वो अगर घर ना संभाल रही हो तो उनका पति बाहर जो जाकर कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, इसको इग्नोर मार दिया जाता है। दफ्तर में तो फिर भी छुट्टी मिलती है, लेकिन हाउसवाइफ को कौन सी छुट्टी मिलती है भाई? वो तो बिना किसी छुट्टी के लगातार काम करती है। उनकी लाइफ में ना सैटरडे है ना संडे। क्या सैटरडे को बच्चों के लिए आप खाना नहीं बनाते, नाश्ता नहीं बनाते? या आपके बच्चे कह देते हैं कि नहीं आज मम्मी मैं नहीं खाऊंगा? कौन सा दिन हाउसवाइफ को छुट्टी मिलती है भाई?
इतने काम के बाद भी सैलरी इंक्रीमेंट जैसा तो कुछ नहीं होता। आप एक्स्ट्रा काम कर देंगे तो 4 बार ताव देंगे, बॉस को सुना देंगे, क्या बॉस इतना काम कराते हो, कुछ पैसा तो बढ़ाते नहीं हो। लेकिन जो गृहिणियां हैं, जो महिलाएं घर में, उनको तो कुछ माना ही नहीं जाता। आप गेस्ट भी बुला लो, 4 बार चाय भी बनवा लो, 10 बार गेस्ट आ रहे हैं, ससुराल से भी आ रहे हैं, मायके से भी आ रहे हैं। किसी ने सोचा है कि भाई वो कितना एफर्ट लगा रही है, वो कितना काम कर रही है? कोई सैलरी इंक्रीमेंट के लिए तो करती नहीं है। बिना कहे बताए पति और घर के जो पैसे बचाती है उसका कोई हिसाब तक नहीं रखा जाता भाई। वैसे ये कोई कहने या बताने जैसी बात नहीं है, लेकिन जब घर बनाने वाली महिलाओं के कंट्रीब्यूशन को नजरअंदाज किया जाता है तो जरूरी हो जाता है कि याद दिलाया जाए कि वो घर के कितने पैसे भी बचाती हैं। आपने कभी सोचा है? बहुत आसान होता है कि घर की जो होम मेकर्स होती हैं उनके लिए कह देना कि अरे तुमको क्या पता बॉस के का टेंशन क्या होता है, ऑफिस जाने में कितनी मेहनत लगती है, ये वो 50 चीज, कमा के लाने में कितना लगता है, बचाने में कितनी मेहनत लगती है, आपने सोचा है? बचाने वाली सुपर वुमन उनको कहना चाहिए। वो सुपर वुमन जो हर घर में गृहिणी है। अगर आप देखिए कितने ही घरों में ऐसा होता है, मॉडर्न शहरों में आजकल कुक रख लेते हैं। 5 लोगों के परिवार में कह रहा हूं, मान लीजिए आप जो है कुक नहीं रख रहे हैं। कितने ही घरों में कुक नहीं रखा जाता कि घर पे हो आप बना लो खाना। 10,000 से लेकर 12,000 रुपए तक आज की डेट में कितने ही घरों में खाना बनाने के लिए लोग ले लेते हैं। 5-6 लोगों का परिवार होता है। हेल्पर इसमें चले जाते हैं 2,000 से 3,000 रुपए। बच्चों की देखभाल के लिए जो नैनी होती है, नैनी, वो 15,000 रुपए तक ले लेती हैं बच्चों को देखने के काम के लिए। और बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए कई बार जो केयर टेकर रखने पड़ते हैं, वो मान लीजिए 10,000 रुपए ले रहा है मिनिमम। और दूसरे कुछ काम जो हैं उनको अगर आप मिला लीजिए, जिसपे मान लीजिए आप 5,000 रुपया किसी को कुछ दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ये सब अगर आप मिला दीजिए तो 45,000 रुपीज बैठता है। 45,000 रुपीज। कोई गृहिणी आपको बताती है कि इतने रुपए बच रहे हैं तुम्हारे? कभी इसका एहसान लाती हैं आप पर कि ये जो मैं एफर्टलेसली सब कुछ कर देती हूं और तुम्हें पता भी नहीं चलता? ये 45,000 रुपए जो तुम्हारे बच गए, और इसका बार इससे ज्यादा बचते हो। और क्योंकि ये तो सिर्फ अंदाजा, अगर प्रोफेशनल तरीके से कैलकुलेशन जाए तो इससे ज्यादा ही बैठेगा। तो कभी भी जिंदगी में किसी हाउसवाइफ को कम करके आंकने की गलती मत कीजिएगा। हालांकि सोनाली कुलकर्णी जिन महिलाओं के बारे में बात कर रही थी, वो दरअसल वो हैं जिनके पास संसाधन और मौके होने के बावजूद वो काम नहीं करना चाहते। इसको थोड़ा आंकड़ों में समझें तो भारत में घर से बाहर निकलकर काम करने वाली महिलाओं की संख्या किस तरह से कम हुई है, इसके बारे में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR के आंकड़े कहते हैं कि 2006 में कामकाजी महिलाओं की संख्या 40% थी, जो 2021 में गिरकर 25% रह गई। हालांकि इसकी बहुत सी वजह हैं। इनमें से कुछ वजह जैसे काम छोड़ने की मजबूरी जो होती है, कई बार पहली डिलीवरी के बाद 73% महिलाएं काम छोड़ देती हैं और उनमें से वापस सिर्फ 27% लौट पाती है। लौटती ही नहीं है 46%। जो लौटती हैं उनमें से जिनकी सैलरी कट हो जाती है, ऐसी 30% महिलाएं। बच्चों की देखभाल जो है करने में बिजी रह जाती है, वो 50% महिलाएं। और जिन्हें परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता, ऐसी 25% महिलाएं। तो कई बार हर चीज आलस नहीं होती, उसकी दूसरी वजह भी होती है। लेकिन जो सोनाली कह रही है उसका एक पक्ष है, और इसी पक्ष को समझते समझते मुझे लगा कि याद दिलाना चाहिए कि अपने घर में जो महिलाएं हैं उनको सिर्फ विमेंस डे पर नहीं, हर दिन सल्यूट कीजिए। किसी दिन जाकर फूलों का गुलदस्ता दीजिए कि आप हमारे जीवन को कितना सुंदर और खूबसूरत बना रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद फैक्ट चेक की क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि रेगिस्तान में बैठे ऊंटों पर होती बर्फबारी का सच क्या है। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास, जिसमें आज आपको बताऊंगा कि रेगिस्तान में बैठे ऊंटों पर होती बर्फबारी का सच क्या है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब के रेगिस्तान में 100 साल बाद बर्फबारी हो रही है।
वीडियो में रेगिस्तान में बैठे ऊंटों पर बर्फ गिरती दिख रही है। यह भी दावा किया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। इस वीडियो का हमने फैक्ट चेक किया तो पता चला कि यह दावा सही नहीं है। जो वीडियो वायरल किया जा रहा है वो 2.5 साल पुराना है, जब सऊदी अरब का टाबुक इलाके में बर्फबारी हुई थी। यानी यह दावा गलत है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 100 साल बाद 2023 में सऊदी अरब में बर्फबारी हो रही है। हाँ, 2013 में जरूर 100 साल बाद सऊदी अरब में पहली बार बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद से कई बार सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों में बर्फबारी हो चुकी है। तो वीडियो गलत नहीं है कि बर्फबारी हुई नहीं है, बर्फबारी हुई है, लेकिन वीडियो पुराना है, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ नहीं है और 2023 का नहीं है और 100 साल बाद 2023 में बर्फबारी हुई है, यह दावा गलत है।